Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu newspaper analysis for 11th and 12th of October. तो ये एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो जो भी न्यूज़ आइटम्स आपके 11-12 के हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, प्लस जो आपने अगर कहीं और पढ़ा है, अपने से पढ़ा है या दूसरा एनालिसिस देखा है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई होंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहे एनालिसिस के साथ, कुछ नई चीज़ें जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो टॉपिक है रास्मुसेंस इंसेफेलाइटिस के बारे में। एक डिसीज़ थी जो भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, रास्मुसेंस इंसेफेलाइटिस। हिंदू में नहीं आया था लेकिन दूसरी जगह आया था। तो याद रखिएगा, एक रेयर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है रास्मुसेंस इंसेफेलाइटिस, जो कि होती है, अफेक्ट करती है ओनली वन हेमिस्फीयर यानी हाफ ऑफ द ब्रेन। तो रास्मुसेंस इंसेफेलाइटिस अफेक्ट करती है ओनली हाफ ऑफ द ब्रेन एंड इट मोस्ट ऑफन अकर्स इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 बट कैन ऑल्सो इफेक्ट एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स। तो ज़्यादातर तो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन एडल्ट्स और एडोलसेंट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, ऐसा कोई मनाही नहीं है ना। सिम्टम्स की बात करें तो फ्रीक्वेंट एंड सीवियर सीजर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन जो कि मेन इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, जिसको मेंटल डिटीरियोरेशन, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि मोटर स्किल्स हो गई, मूव करने वाली, स्पीच हो गया, पैरालिसिस हो जाता है बाद में बॉडी को। लेकिन पैरालिसिस भी एक साइड, जिसको हेमी पैरासिस बोलते हैं, हेमी पैरासिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो एंटी सीजर मेडिकेशन दी जाती है, ब्रेन इसमें आपका ब्रेन थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरा जो टॉपिक है वो है गोवन कैश्यू के रिगार्डिंग। तो गोवन कैश्यू, गोवा का कैश्यू क्यों फेमस है? बिकॉज इट हैज़ नाउ गॉट द जीआई टैग। याद रखिएगा, गोवन कैश्यू हैज़ गॉट द जीआई टैग नाउ। तो ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी ये, जीआई टैग कैन मीन फॉर द गोवन कैश्यू इंडस्ट्री इन गोवा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, गोवा के जो कैश्यू हैं उनको जीआई टैग दिया गया है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको पता चल गया होगा। थोड़ा अगर हम बात करें कैश्यू की तो इट इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू इंडियन कोस्टल एरियाज़ एंड टेम्परेचर रेंज जो रहती है वो 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है। ह्यूमिडिटी इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 60 से 95% की। रेनफॉल इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन 2000 से 3500 मतलब 200 से 350 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल चाहिए, एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट करता है ये। एंड बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन रीजन्स में कैश्यू का प्रोडक्शन होता है। बट गोवा जो है, गोवन कैश्यू, दे हैव गॉट द जीआई टैग। तो ये दो न्यूज़ थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरी न्यूज़ है ऑपरेशन अजय के रिगार्डिंग। ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। इजराइल में आप सबको पता है क्या चल रहा है, हमास गाजा स्ट्रिप और वहाँ पे अटैक जो इजराइल गवर्नमेंट ने किया है हमास के रिस्पॉन्स में। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो इंडियंस हैं उनको रेस्क्यू करके इंडिया लाया जाएगा एंड उसके लिए ऑपरेशन अजय जो है वो चालू किया गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, सूडान में जब अटैक हुआ था, मतलब सूडान में जब हमारे इंडियंस फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया गया था, ठीक है ना। सूडान से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं। वैसे बहुत सारे ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन राहत आप अगर आप बता, ठीक है ना। तो दैट इज़ वन क्वेश्चन टू यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो अभी क्या इलेक्शन आने वाला है ना, तो बहुत सारे पेजेस में आजकल इलेक्शन की भी न्यूज़ आएगी, आपको कुछ दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड और आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल जो है आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो एडिटोरियल है रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। नाउ दिस अ वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय शशि थरूर। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि ऐसे का एक क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि बहुत मतलब 30 साल पहले डिबेट स्टार्ट हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसके अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। बट ये बातचीत तो होती रही, बट कोई रिफॉर्म हुआ नहीं है। सो ऑन दैट मतलब ऑन दैट पॉइंट द ऑथर हैज़ रिटन दिस आर्टिकल। यहाँ पे ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस लाइन इज़ वर्थ अ क्वेश्चन, ये या तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपका ये क्वेश्चन एज इट इज़ इसी तरीके से ऐसे में भी आ सकता है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, आवर इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट। नाउ दिस अ वेरी गुड थिंग। इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए भी रहेगा। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड बट आवर इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आप लिखने की कोशिश भी करिए अगर आप लिखना चाहें तो।
यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात 1995 के आसपास से ही की जा रही है। बुतरस घली थे उस समय वहाँ के सेक्रेटरी जनरल, तब ये बातचीत चलती थी। इसके बाद बोला गया कि भाई 50th एनिवर्सरी में हम रिफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम बोला कि 60th में हो करेंगे। तो 60 बीत गए, 70 भी बीत गया, 75 की बारी है अब, और अभी भी कोई रिफॉर्म इस तरीके से खास देखने को मिला नहीं है। तो ऑथर ने वही कहा कि अगर हम देखें तो आज भी जो ये पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन एज अ बॉडी है, ये आज भी उसी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है जो 1945 की आइडियोलॉजी थी जब यूएन बना था 1945 में, है ना। उस समय काउंसिल में लगभग 11 मेंबर्स थे और उसमें टोटल यूएन मेंबरशिप जो थी वो 51 मेंबर्स की थी। तो अगर हम देखें कि टोटल मेंबरशिप का कितने परसेंट जो थे काउंसिल में, तो वो 22% मेंबर्स थे, है ना। ऑब्वियस बात है, अगर मतलब आपके 51 टोटल कंट्रीज़ हैं उनमें से 11 के जो है वो यूएन मेंबरशिप है, तो 22% का आसपास आंकड़ा आता है। अब ऑथर ने कहा है कि आज अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस में मेंबर्स की संख्या तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अब आप समझिए, और आज जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैं वो आज 15 हैं, तो ये लेस देन 8% हो गया। तो एक आंकड़ा जो पहले 1945 में 22% का था, आउट ऑफ द टोटल मेंबरशिप कितने लोग सिक्योरिटी काउंसिल में थे, वो आज घट के 8% से भी कम रह गया है। तो सबसे बड़ा चेंज तो हमको यही करने की आवश्यकता है कि हम जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो प्रदान करें कंट्रीज़ को। ऑथर ने कहा कि केवल एक बार ये चेंज किया गया है 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल में, जब 11 से बढ़ा करके मेंबरशिप को 15 किया गया था, और तब 4 और नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट किया, मतलब जोड़ा गया था, ठीक है ना। ऑथर ने इसके अलावा ये कहा है द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑल्सो गिव्स अनड्यू वेटेज टू द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ दोज डेज। मतलब कि अगर आज हम कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल देखें तो अभी भी ये वेटेज किसको दिया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर टुवर्ड्स यूरोप है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कहा कि नियरली 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ही यूरोप ऑक्यूपाई करती है, लेकिन पूरा का पूरा ये कंट्रोल करती है 33% ऑफ द सीट्स इन एनी गिवन ईयर। आप देखिए यूरोप केवल 5% रिप्रेजेंटेटिव है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो 33% सीट जो है वो कवर करती है, एंड इसमें हम रशिया काउंट भी नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि जैसे इक्विटी नहीं है, पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी नहीं है, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सीट्स का वो नहीं है, प्लस फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो कर रही हैं कंट्रीज, इनफैक्ट जो आउटवे कर रही हैं दूसरी कंट्रीज को, उनको भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल जापान एंड जर्मनी जो है, जापान एंड जर्मनी हैव फॉर डिकेड्स सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट। अगर हम जापान और जर्मनी को देखें तो यूएन बजट का सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ये दो कंट्रीज रही हैं, फिर भी इनको आज भी एनिमी स्टेट रिफर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। अब आप देखिए, दे आर रिफर्ड टू एज एनिमी स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी और जापान अपोजिट साइड में थे, तो इस कारण से इनको एनिमी स्टेट्स, एनिमी नेशंस के रूप में। अब आप समझ सकते हैं कि व्हाट द माइंड सेट इज, व्हाट द आइडियोलॉजी इज, अगर आज भी ये इतनी पुरानी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कंट्रीज लाइक इंडिया, जिनकी इकोनॉमी अब उन परमानेंट मेंबर्स की टक्कर में जा रही है, मतलब ऑब्वियस यूके के टक्कर में हमारी इकोनॉमी है, मानते हैं आप लोग, मतलब यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो अब आप देखें, फ्रांस है, चाहे रशिया, चाहे चाइना, चाहे रशिया हो गया, या कहीं ना कहीं चाहे आपका यूके हो गया, तो कहीं ना कहीं हम उनकी कैटेगरी में ही हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, यूएस अगर आप छोड़ दो तो हम थोड़ा उनसे पीछे हैं, और थोड़ा सा हम यूएसएसआर, रशिया से पीछे मान सकते हैं अपने आप को। रशिया से इतने पीछे भी नहीं है, चाइना से थोड़ा मान सकते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीज़ों में हमें हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वी आर स्टिल मतलब इन द रेस, एंड हमको मेंबरशिप ना दिया जाना, परमानेंट मेंबरशिप, दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन, है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे और क्या बातें की हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि भैया ये आपका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि यूएन चार्टर में चेंजेस का बार बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई। अमेंडमेंट अगर आपको कोई करना है तो इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द ओवरऑल मेंबरशिप, मतलब कि 193 में से 129 लोग का फेवर होना चाहिए। इसके अलावा रेटिफाइड होना चाहिए बाय 2/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा रेटिफिकेशन एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर
जो कि इसके अलावा आपको जो 5 मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए। और इंडिया के केस में सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ऑब्वियस बात है चाइना उधर साइड है, चाइना जो हमारे हर चीज़ को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने और दूसरी कंट्रीज बताई हैं, जापान और जर्मनी तो बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील को भी एक प्लेस मिलना चाहिए, ब्राज़ील भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अफ्रीका से नाइजीरिया को हम देखें तो उसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, नाइजीरिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इजिप्ट वहाँ पे बहुत पुरानी है, जनरेशनल सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसको हम मतलब दे सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने एक सजेशन ये भी दिया कि आप एक और कैटेगरी स्टार्ट कर दो, सेमी परमानेंट मेंबर्स की कैटेगरी। सेमी परमानेंट मेंबर्स की कैटेगरी में आप एकोमोडेट करो सच स्टेट्स को और 10 साल के लिए उनको इलेक्टेबल टर्म्स दो, है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्वियसली बात है आप मेंबरशिप बढ़ाओ ना भाई, 8% रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ मतलब कंट्रीज़ का, तो वो तो कहीं से कहीं तक मतलब जस्टिफाइड नहीं है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कहा कि आपका मेंबरशिप नंबर बढ़ाने चाहिए। और इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि नाउ वी नीड टू हैव अ चेंज, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट कैन कीप दीज इंस्टीट्यूशंस वैलिड। अगर आप इनको चेंज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दे विल लूज रेलिवेंस, दे विल बिकम इनएफेक्टिव, दे विल बी इररेलेवेंट। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं आर्टिकल यहाँ पे, वाई आर केसेस अगेंस्ट यूनुस ड्रॉइंग अटेंशन। तो ये यूनुस कौन है? ये यूनुस है मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था बांग्लादेश में माइक्रो बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए। माइक्रो बैंकिंग क्या स्टार्ट थी इन्होंने, मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे कि इन्होंने कहा था भाई कुछ लोगों को मान लो माइक्रो फाइनेंसिंग, कुछ लोगों को मान लो 10 रुपये की ज़रूरत है, कुछ लोगों को 20 रुपये की ज़रूरत है, कुछ लोगों को केवल दिन काटने के लिए 200 रुपये की ज़रूरत है, तो आप इन लोग को भी लोन प्रोवाइड करो ना। तो कई बार हम लोग मतलब बिगर पिक्चर देखते देखते जो छोटी चीज़ है उनको देख नहीं पाते, तो उस चीज़ को मोहम्मद यूनुस ने देखा था। 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कहा जाता है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी तब वो पावर में नहीं थी, शेख हसीना के थोड़ा अगेंस्ट है मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ करती हैं। तो अब वही बात है कि अभी शेख हसीना जब पावर में है तो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है, बट दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बात चलेगी कोलंबो मीटिंग में एस जयशंकर ने फ्लैग किया है डेंजर्स ऑफ अनवायबल डेट। ऑब्वियस सी बात है, बात चल रही है श्रीलंका की कि डेट तो ठीक है लेकिन कहीं आप डेट ट्रैप में फंस गए और मतलब आपकी इकोनॉमी के लिए अनवायबल रह गया तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। उस चीज़ का ज़रूर किया है जिक्र। एनुअल मीटिंग थी 23 मेंबर इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन कंट्रीज़ की, जो कि कोलंबो में है। चेयर जो है वो कोलंबो को बनाया गया है, आपको पता होगा। IORA की हम बात करें, इंडियन ओशन रेम एसोसिएशन की, तो ये 1997 में बनाया गया था एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, जो कि इंडियन ओशन के अराउंड की कंट्रीज़ हैं। मेंबर्स इसमें अफ्रीका के भी हैं, वेस्ट एशिया के भी हैं, साउथ एशिया के भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया के भी हैं, यूरोप के भी हैं और ओशियानिया के भी हैं। 23 मेंबर्स हैं, 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो एशिया से इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन है। अफ्रीका से केन्या, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस और सेशल्स हैं। ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप से फ्रांस है। ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। एपेक्स बॉडी इसकी जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, जो कि एनुअली मीट करती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें 6 प्रायोरिटी एरियाज़ ढूंढे इन्होंने: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी, ठीक है ना। एंड सेक्रेटेरिएट इसका इबीन मॉरिशियस में है, ये आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल होता है अपॉइंटेड फॉर अ 3 ईयर पीरियड, 3 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इंडिया ने श्रीलंका के साथ काफ़ी बातें की, काफ़ी एग्रीमेंट्स भी साइन किए, जैसे कि एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्कूल्स प्रोजेक्ट है उसके लिए साइन किया है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, अमूल कोऑपरेटिव और श्रीलंकन कारगिल ग्रुप जो है, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इसका कोलैबोरेशन भी किया गया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट ऑब्वियस सी बात है, बात जो चल रही है वो चल रही है श्रीलंका के अनवायबल डेट की।
याद रखिएगा। बैंडंग कॉन्फ्रेंस का भी नाम आया, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस याद, ये लिखा है ना ये देश लिखा है बैंडंग, ये लिखा याद रखिएगा, नाम के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड विद नाम फॉर्मेशन। 1955 में हुई थी ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस, और 1961 में फिर बेलग्रेड जो समिट हुआ था वहाँ पे नाम का फॉर्मल इनाग्रेशन होता है। तो याद रखिएगा इंडियन ओशियन जो रीजन है उसको 1971 में जोन ऑफ पीस डिक्लेयर किया गया था। तो याद रखिएगा जोन ऑफ पीस, तो ऑब्वियस बात है उसी के लिए जयशंकर जी ने कहा कि हम 1971 की जो स्पिरिट है उसको अपने दिमाग में रखें, अनक्लॉज को फॉलो करें, दूसरे के इकोनॉमिक जोन में ना घुसें, पीस मेंटेन रखें। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड बाय हिम। सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। अब एक केस चल रहा है जिसमें 2 महिला जजेस थी, जिसमें एक महिला गई और उसने कहा कि 26 वीक की उसकी प्रेगनेंसी जिसको टर्मिनेट करना चाहती है बिकॉज उसके मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो एक तीसरे बेबी को नहीं पाल सकती। तो अब ये केस है जिसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें एक जज ने कहा कि गलत है, हाँ हम उस अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स को भी कंसिडर करेंगे और उसके लिए हम डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। वहीं पे बीवी नगरत्ना जी जो हैं दूसरी जो जज है, उनका ये कहना था कि नहीं, बॉडीली ऑटोनॉमी और बॉडीली इंटीग्रिटी का भी कोई मतलब होता है, एंड वुमेन इज़ मतलब वो खुद इतनी वो है, सक्षम है कि वो डिसीज़न ले सके और इसीलिए उसका मेडिकल टर्मिनेशन किया जाना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है जब इम्पास हो गया तो इसको रेफ़र कर दिया गया है 3 जज बेंच के लिए कि 3 जज बेंच में एक जजमेंट आ जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का है, इसने एक्सटेंड की थी डेडलाइन फॉर अबॉर्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू 24 वीक्स, 24 हफ्ते तक की कही गई थी, है ना। उसके अलावा भी अगर आपको करना है तो फिर दैट ओनली इट इज़ नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर और इन केस ऑफ अ फैटल डिफॉर्मिटी डिटेक्टेड इन द फीटस। तो ये दोनों ही केस यहाँ पे नहीं है, तो अब ये सवाल बनता है कि क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। तो 3 जज बेंच को रेफर किया गया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग विद द इंफॉर्मेशन कमीशन रिपोर्ट। तो अब एक रिपोर्ट आई जिसने कहा है कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास लगभग 3.21 लाख अपील जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जाती है, अपील जाती है, वो इतनी लगभग 3 लाख से ज़्यादा अपील्स पेंडिंग है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टेट्स में तो ये डिफंक्ट हो गई है बॉडी, मतलब कि चाहे आप झारखंड लो, तेलंगाना लो, मिजोरम लो, त्रिपुरा लो, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कमीशन पूरा का पूरा डिफंक्ट हो गया और कोई नया इंफॉर्मेशन कमीशन वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बता दूं इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो CIC जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेक्शन 12 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत क्रिएट की गई है। इसके अलावा एक और बॉडी होती है SIC, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ही सेक्शन 15 में क्रिएट होती है। ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जो RTI एक्ट है उसके अंतर्गत ये अपील का काम करते हैं, अपील इनके पास जाती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कोई अगर कंप्लेंट आती है तो उस केस में, ठीक है ना। फिर ये मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का काम भी करते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसमें CIC जो होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होती है, उसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। याद रखिएगा, एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है? द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा CIC एंड SIC के जो मेंबर्स हैं, दे शैल बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, और इनको वाइड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, इन सब फील्ड्स में। मेंबर जो होना चाहिए, he should not be a member of parliament or member of legislature of any state and all, and member shall hold office for such term as prescribed by the central government। तो यहाँ पे टर्म जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है, या फिर 65 ईयर्स की एज है, एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। Okay, so now we can move to the
तो जब मूव करते हैं अब हम कल के यानी कि 11 अक्टूबर के पेपर में, तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर सैंक्शंस रॉयज प्रोसिक्यूशन इन 2010 केस। यहाँ रॉय जो है वो अरुंधति रॉय हैं। अरुंधति रॉय के बारे में आपको पता होगा कि इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की किताब इन्होंने लिखी थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नाम की किताब लिखी है ना। तो ये कुछ बुक्स हैं जिन इन्होंने लिखी, बट ऑब्वियस सी बात है 2010 के केस के लिए इनके ऊपर सैंक्शन जो है वो मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दे दिया गया है। तो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से इनका प्रोसिक्यूशन होता है। एंड इनको सेक्शन 196 ऑफ CRPC जो है वहाँ पे इनको परमिशन दी गई है। और सेक्शन 196 के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए स्टेट की फॉर प्रोसिक्यूशन, तो वो प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी गई है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड यहाँ पे एक रीजन लिखा हुआ है, देखो एक जगह का नाम है, इजराइल ने गाजा कल रीटेक कर लिया था, तो उसमें एक जगह का नाम है, देखो लिखा है हमास गनमैन किल्ड मोर देन 100 पीपल इन किबुट्स ऑफ बीरी अलोन। तो किबुट्स और बीरी ये दो टर्म आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल वाला रीजन है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 का डेट दिया है फॉर हियरिंग ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो याद रखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप सबको पता है कि एनोनिमिटी रखते हैं जो लोग मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए डोनेशंस करते हैं, उनके लिए अनोनिमिटी का काम करते हैं। इसके लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका अपोज किया है। प्लस ये फेवर करते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है, 90% से ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रूलिंग पार्टी को जाता है। तो आर्टिकल 19, 14, 21 सबका वायलेशन बताया गया है जो केस गया है, ठीक है ना। एंड दूसरा एक रीज़न इसमें ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो पास किया गया था वो मनी बिल के रूप में पास किया गया था, जिस कारण से राज्यसभा का पूरा रोल ख़त्म कर दिया गया था इसमें, है ना। एंड वही ऑथर ने बात कही कि हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट अभी ये तो नहीं देख रही कि ये मनी बिल है कि नहीं है, बट यहाँ पे मेन चीज़ वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या मतलब इस कारण से जो आर्टिकल 14, 19, 21 है उसमें कोई वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लस एनोनिमिटी के कारण ऐसा तो नहीं कोई अनड्यू एडवांटेज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और क्या कल के न्यूज़पेपर की मेन खबरें थी वो हम देख लेते हैं एक करके, ठीक है ना। व्हेन सन एंड रेन मिंगल्स, यहाँ पे बात चल रही है क्यों रेनबोज फॉर्म होते हैं। तो रेनबोज देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये नेट जियो से लिखा है मैंने, रेनबोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द सन इज स्कैटर्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट। पहली चीज़ तो इसमें स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है, स्कैटरिंग होती है सनलाइट की बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। ये होती है एक प्रोसेस में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट दो अलग अलग मीडियम से पास करती है। जैसे मतलब कि लाइट कैसे पास होती है, लाइट पास हो रही है मीडियम मतलब पासिंग थ्रू मीडियम डेंसर देन एयर, मतलब जब एयर है और वाटर ड्रॉपलेट है, अब वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा डेंस है तो एयर से डेंस वाटर ड्रॉपलेट की तरफ पास होगी जब, तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कि डायरेक्शन चेंज करेगी। रिफ्रैक्शन के साथ साथ इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, मतलब अंदर ही अंदर जो रेनबो है, सनलाइट जो है वो अंदर रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है ना। तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है, फिर बेंडिंग होती है, और इसमें एक रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है। ऑल दीज लीड टू दिस फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कई बार डबल रेनबो भी फॉर्म हो जाते हैं ना, कई बार डबल रेनबो भी फॉर्म होता है। प्लस एक और चीज़ है ना कि रेनबो हाफ सर्कल नहीं होता, रेनबो फुल सर्कल होता है ना। रेनबो का अगर कभी आपसे कोई शेप पूछे तो कभी भी ये मतलब कि हाफ सर्कल होता है, रेनबो इज ऑलवेज अ फुल सर्कल, हमको दिखता हाफ है केवल वो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है इंडियन एथलीट्स विल परफॉर्म इवन बेटर एट द नेक्स्ट एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स इस बार के हो गए, आप सबको पता है 19th एडिशन था ये एशियन गेम्स का। पहला जो एशियन गेम था आई थिंक वो दिल्ली में हुआ था 1951 में, और इंडिया फिनिश्ड 4th इन ओवरऑल मेडल टैली। इस बार 2023 में हम 4th फिनिश किए, ये हमारी कंट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस था। 107 मेडल्स हमने जीते, 28 गोल्ड जीते, 38 सिल्वर जीते, 41 ब्रॉन्ज जीते। प्लस हमने टॉप की टेबल इन डिफरेंट गेम्स जैसे कि आर्चरी, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, इसमें हमने वो किया। और यहाँ पे जो 3 मैस्कट्स हैं इस बार याद रखिएगा, मैस्कट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2023, इसमें 3 रोबोट्स हैं जिनका नाम रखा गया है ऑन द मेमोरीज ऑफ जियांगनान। जियांगनान इज अ नेम टू अ पोएट, टू अ पोएम बाय बाई जुई। बाई जुई जो थे एक पोएट थे टैंग डायनेस्टी के, उनके पोएम में ये जियांगजन का नाम आता है, और उसी के ऊपर 3 रोबोट्स जो थे उनको एम्बेसडर बनाया गया, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान, याद रखेगा।
और ये भी पता होगा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें जो लास्ट में हमारे फ्लैग बियरर थे वो श्रीजेश थे जो हॉकी टीम के हैं, श्रीजेश, तो ये आप याद रखिएगा। इंडियाज़ स्पेसटेक इंडस्ट्री हैज़ डाउनस्ट्रीम पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली डेलाइट इंडिया की तरफ, इसने रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो स्पेसटेक इंडस्ट्री है उसका डाउनस्ट्रीम पोटेंशियल है। तो आप लोग लिख लीजिए डाउनस्ट्रीम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखो हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका डाउनस्ट्रीम पोटेंशियल का मतलब है कि उसमें अलग अलग जो उसकी सर्विसेज हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी आपने सैटेलाइट छोड़ी उसका आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो, अर्थ इमेजिंग में यूज़ कर सकते हो, नेविगेशन में कर सकते हो। तो ऑल दीज आर द डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल्स ऑफ दैट। तो स्पेस टेक ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ जैसे डिजिटल टीवी हो गया, डीटीएच हो गया, ये सब उसके डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल्स के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको लिख लेना डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। वाई व्हाट इज़ हमाज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, काफ़ी अच्छे से बताया है, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ लिखा है सेंटर सेट्स अप प्रोटोकॉल टू हेल्प द माल नरिश्ड चिल्ड्रन। ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, सेंटर ने सेटअप किया है प्रोटोकॉल टू हेल्प द माल नरिश्ड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें मतलब कि एक कंसेप्ट आपको लिखो दिख रहा है, वो दिख रहा होगा एपेटाइट टेस्टिंग का, ये दिख रहा है एपेटाइट टेस्टिंग। दूसरा कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा बड़ी मदर का, बड़ी मदर नहीं है, ये बड़ी मदर है ना। एंड ये है प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एपेटाइट टेस्टिंग, उसमें बड़ी मदर का कंसेप्ट आया गया है, 10 स्टेप गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। तो एपेटाइट टेस्टिंग क्या होती है, पहली बात एपेटाइट टेस्टिंग जो है अंडर 5 के चिल्ड्रंस की जाएगी फॉर देयर ग्रोथ एंड मेडिकल असेसमेंट। एंड बड़ी मदर्स जो हैं, बड़ी मदर्स का मतलब है मदर्स विद हेल्दी चिल्ड्रन, दे विल गाइड द मदर्स ऑफ मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। तो बड़ी मदर का कंसेप्ट है, ठीक है ना। और ये प्रोटोकॉल मैनेजमेंट जो है इसको अनवील किया गया है, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कहा गया है कि किस तरीके से वो मैल न्यूट्रिशन के साइंस देख सकते हैं, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में कैसे कर सकते हैं। एंड अगर कोई चिल्ड्रन मैल नरिशमेंट का सिम्टम शो करता है तो एपेटाइट टेस्टिंग करनी चाहिए। एपेटाइट टेस्टिंग का कैसे होता है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है मैंने, हालांकि इसमें एपेटाइट टेस्ट होता है मतलब चिल्ड्रन शुड बी ऑफर्ड फूड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, 15 ग्राम ऑफ दोज दैट वेट बिलो 50 किलोग्राम, 30 ग्राम्स टू दोज हु वे between 5 to 9 kg and 45 grams to those who weigh above 10 kg, ठीक है ना। तो 5 किलो तक में 15 ग्राम, 30 ग्राम देना चाहिए 5 से 9 किलो में, और 10 किलो से ज़्यादा के बच्चों को 45 ग्राम। और अगर चाइल्ड कंज्यूम नहीं कर पाता है 3/4 ऑफ द फूड, देन दे शुड बी रिफर्ड टू द नेशनल मतलब जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग शुड बी डन। जो बच्चे मैलनरिश्ड उनको नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देना चाहिए, NRC जिसको बोलते हैं, फॉर मेडिकल अटेंशन। एंड प्रोटोकॉल ये भी बोलता है कि भैया डाइट डाइवर्सिटी, मतलब डाइट में थोड़ा डाइवर्सिटी लेकर के आओ। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन 21 अक्टूबर, यह मैंने आपको बताया है। ये है अबॉर्ट टेस्ट या फिर क्रू मॉड्यूल जो है, जिससे कि मतलब जो क्रू है वो निकलेगा अगर कोई ऐसा केस फंस जाता है तो उस केस में क्रू स्केप जिसको हम बोलते हैं। तो लिखा भी है द स्पेस क्राफ्ट वाइल असेंडिंग इनटू द स्पेस फेसेस अ प्रॉब्लम, then this crew escape module will is expected to separate and bring the crew safely back to the sea। कौन सा, बे ऑफ बंगाल में लाना है, ठीक है। तो ये crew escape टेस्ट या abort टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या लिखा है, बीजेपी फेसेस प्रोटेस्ट इन टोंक फॉर फील्डिंग अ पैराशूट कैंडिडेट। अब एक शब्द है यहाँ पे पैराशूट कैंडिडेट, लिख लो अपने नोट्स में। एक पैराशूट कैंडिडेट या एक कारपेट बैगर बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का कंसेप्ट है ये। कारपेट बैगर या पैराशूट कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट होता है, इट्स अ टर्म इन एन इलेक्शन कैंडिडेट फॉर एन इलेक्शन कैंडिडेट हु डज नॉट लिव इन एंड हैज़ लिटिल कनेक्शन टू द एरिया दे आर रनिंग टू रिप्रेजेंट। अगर आप किसी एरिया में चुनाव के लिए खड़े हुए हैं बट आप उस एरिया के हैं ही नहीं और किसी और एरिया के हैं, आपका कनेक्शन नहीं है उस एरिया से, तो आपको एक पैराशूट कैंडिडेट कहा जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट एज वेल। So that is it for these 2 days. I hope you got clarity. Thank you. Have a nice day.